नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम कर्नाटक की खबर से, जहां बेंगलुरु में लोकायुक्त अधिकारियों ने कल बीजेपी विधायक एम विरूपाक्षप्पा के बेटे प्रशांत कुमार को 40 लाख रुपए घूस लेते हुए, रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त सूत्रों के मुताबिक प्रशांत कुमार बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड में चीफ अकाउंटेंट हैं, जिसे उनके पिता की कंपनी KSDL के दफ्तर से गिरफ्तार किया गया। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक प्रशांत ने रिश्वत के तौर पर 80 लाख रुपए की मांग की थी। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत कुमार के पास से 3 बैग में 40 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। प्रशांत एक ठेकेदार से घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में बहुत जल्द चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी ने कर्नाटक में अपनी सारी ताकत यहां पर झोंक दी है ताकि सत्ता में वापसी हो सके। अब बीजेपी ने SC/ST वोट बैंक के साथ साथ दोबारा BS येदियुरप्पा का दामन यहां पर थामा है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हाशिए पर यहां पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर काफी कुछ बयान कर रही है। BS येदियुरप्पा का हाथ थामे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले शिवमोग्गा एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर दोनों ने एक दूसरे का जमकर स्वागत किया। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ತೊಡಸಲಿದ್ದಾರೆ। ಆನಂತರ ರೈತರ ಜೀವನಾಡಿ ದ ಪ್ಲೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್. ದಿ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ श्री BY राघवेंद्र। मामला यही नहीं थमा। येदियुरप्पा के सांसद बेटे राघवेंद्र को भी तरजीह दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येदियुरप्पा से सभी को प्रेरणा लेने की सलाह दी। कर्नाटक के लोकप्रिय जननेता BS येदियुरप्पा जी का जन्मदिन है। उन्होंने अपना जीवन गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए समर्पित किया है। वो सार्वजनिक जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा है। सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचकर भी किस तरह व्यवहार में विनम्रता बनी रहनी चाहिए, ये हम जैसे हर किसी को, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उनका जीवन हमेशा हमेशा प्रेरणा देने वाला है। मंच पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद थे। लिंगायत उनसे नाराज हैं क्योंकि उन्होंने 2A कैटेगरी में लिंगायतों को आरक्षण दिलवाने की कोशिश नहीं की। न तो प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री का नाम लिया, न ही इससे पहले हुए कार्यक्रम में अमित शाह ने। एक बार मोदी जी पर भरोसा करिए, एक बार येदियुरप्पा जी पर भरोसा करिए। हम कर्नाटक में एक ऐसी सरकार देंगे जो 5 साल में कर्नाटक को भ्रष्टाचार से मुक्त करेगी। यानी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हाशिए पर नजर आ रहे हैं, जिनका नाम भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लेना पसंद नहीं कर रहा। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे बसवराज बोम्मई सरकार की छवि को लेकर बीजेपी कितनी चिंतित है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह 5 बार और JP नड्डा 6 बार कर्नाटक में चुनावी कार्यक्रम कर चुके हैं। येदियुरप्पा ने ही बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनवाया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भले ही येदियुरप्पा का बढ़ता कद बसवराज बोम्मई को पसंद ना आए, लेकिन समझौता के अलावा उनके सामने दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब येदियुरप्पा के साथ खड़ा है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।
और अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन को मनाने के लिए बीजेपी का जो एक गुट है वो जी जान से मेहनत कर रहा है। इसमें कार्यकर्ताओं के अलावा पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद भी शामिल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस दिन वसुंधरा राजे अपना जन्मदिन मनाएंगी यानी 4 मार्च को, उसी दिन बीजेपी की युवा मोर्चा ने राजस्थान विधानसभा का घेराव रखा है। ऐसे में पार्टी में दरारें तो साफ तौर पर दिख रही हैं, लेकिन कई नेता अब असमंजस में हैं कि इस तरफ जाएं या उस तरफ। संगठन तो अहम है ही, लेकिन वसुंधरा राजे का आज भी करिश्मा चलता है राजस्थान की राजनीति में। वसुंधरा राजे का जन्मदिन इस साल शेखावाटी के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर सालासर बालाजी पे जोर शोर से मनाने की तैयारियां चल रही है। कार्यकर्ता, पूर्व मंत्री और सांसद सब इसी चुनावी साल में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। 2 वर्ष पहले गोवर्धन गिर में पूजा अर्चना के माध्यम से अपना जन्मदिन मनाया था। उसके पश्चात पिछली बार केशरराव पाटन में उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना करके अपना जन्मदिन मनाया था। इस बार सालासर के बालाजी में वो पूजा अर्चना करके अपना जन्मदिन कार्यकर्ताओं का मनाएंगे। हमारे राष्ट्र की उपाध्यक्ष भी हैं वसुंधरा जी और पूरी पार्टी साथ लगी हुई है। उनके नेतृत्व में के अंदर हम एक इलेक्शन लड़ भी चुके हैं और सीएम मुख्यमंत्री महोदय भी रही हैं। हमें पूरी उम्मीद है सभी जने मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम बनाएंगे और सालासर में जो भी हमारे अतिथिगण आएंगे उनका अच्छा स्वागत करेंगे और एक अच्छा प्रोग्राम हो। उनका जन्म दिवस बनाने से काफी प्रेरणा हम जैसे युवाओं को मिलती है। लेकिन दूसरी ओर भाजपा ने 4 मार्च के ही दिन युवा मोर्चा का कार्यक्रम रखा है, जहां विधानसभा का घेराव होगा राजस्थान में अन्य पेपर लीक मामलों को लेकर। ऐसे में कई विधायक अब असमंजस में हैं कि इधर रहें या उधर जाएं। अगर किसी नेता का जन्मदिन किसी उनके प्रशंसक मनाते हैं तो कोई बेजा बात नहीं। वसुंधरा जी 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री रही, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। उनका जन्म दिवस अगर मनाया जा रहा है तो उसमें क्या गलत बात? आप लोग कोई कसम के नहीं, परंतु विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए विधानसभा के अंदर विधायकों का रहना जरूरी रहता है। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपना जन्मदिन भव्य रूप से मनाने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर भाजपा की युवा मोर्चा उसी दिन विधानसभा का घेराव करेगी। और ये अलग अलग प्रोग्राम शायद इसका उदाहरण है कि किस तरह से अब भी पार्टी में खींचतान बरकरार है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी के डोर टू डोर कैंपेन की। दरअसल मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी दिल्ली में 10 मार्च से डोर टू डोर कैंपेन करेगी। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि प्रधानमंत्री की तानाशाही के खिलाफ ये अभियान हम चलाने जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों को जागरूक करने के लिए 2500 नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में नियुक्तियों पर गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब चुनाव आयोग की नियुक्तियों में केंद्र की मर्जी नहीं चलेगी। एक कमेटी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी। इस कमेटी में प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे। इस पर देखते हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव की रिपोर्ट। चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के संविधान पीठ ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। अदालत ने आदेश दिया है पीएम, सीजेआई और विपक्ष के नेता की कमेटी के जरिए सीईसी और ईसी की नियुक्ति होगी। सीईसी की तरह ईसी को भी समान संरक्षण और हटाने की सामान्य प्रक्रिया पर केंद्र सरकार विचार करे। सुप्रीम कोर्ट लोकसभा और राज्यसभा की तरह ईसीआई के लिए स्वतंत्र सचिवालय पर भी विचार हो। सुप्रीम कोर्ट लोकसभा और राज्यसभा की तरह ईसीआई के लिए भी स्वतंत्र बजट के प्रावधान पर विचार हो। अभी तक क्या था कि इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट था वो गवर्नमेंट किया करती थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी अपॉइंटमेंट भी गवर्नमेंट किया करती थी। अभी इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होगा वो कोलिजियम के थ्रू होगा, जिसमें 3 लोग होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और सीजीआई होंगे। उसका जो दूसरी हमारी मांग थी कि अभी इनके पास इक्वल राइट नहीं है। तीनों जो इलेक्शन कमिश्नर हैं इनको इक्वल प्रोटेक्शन नहीं है, इक्वल राइट नहीं है, इक्वल सिक्योरिटी नहीं है। तो अब ये हो गया कि 3 के तीनों इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका जो हटाने की प्रक्रिया होगी एक होगी और वो थ्रू पार्लियामेंट होगी, इम्पीचमेंट होगी। तीसरा जो लैंडमार्क हुआ है कि अभी इनके पास पैसा नहीं होता था, बार बार पैसे के लिए इनको सरकार की तरफ मुंह देखना पड़ता था। अभी इनका इंडिपेंडेंट बजट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई सवाल भी उठाए हैं। अदालत ने कहा
संविधान निर्माताओं ने मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कानून बनाने का काम संसद पर छोड़ दिया था, लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने उनके विश्वास को धोखा दिया और पिछले 7 दशकों में कानून नहीं बनाया। ये नियम संसद के कानून बनाने तक लागू रहेगा। चुनाव आयोग को स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वायत्त होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया था, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ये पहला अवसर है जब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने इतनी अच्छी व्याख्या दी है कि इसमें नेता सदन के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष भी और जुडिशरी का भी एक आदमी शामिल होना चाहिए। पिछले दिनों जिस तरह से चुनाव आयोग में नियुक्तियां हुई थी, उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। मुझे प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रणाली प्रारंभ होगी। आज जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है। सर्वोच्च न्यायालय के चंद फैसलों में ये फैसला दर्ज किया जाएगा कि कैसे आज एक निष्पक्ष चुनाव आयोग का गठन करने के लिए विपक्ष के नेता को, प्रधानमंत्री जी को और मुख्य न्यायाधीश को इसमें शामिल किया गया और ये समिति एक निष्पक्ष चुनाव आयोग का गठन करेगी, जिससे देश के अंदर चुनाव पूरी निष्पक्षता के साथ संपन्न हो पाए। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर दूर तक जाएगा। अपने इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की सोई हुई शक्तियों को जागृत कर दिया है, जो 7 दशक से इसी तरह थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे वो हथियार दिया है ताकि वो किसी भी ताकतवर से लड़ सके। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त किस तरह इन शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे और संसद इसे किस नजरिए से देखेगी। नई दिल्ली से राजीव रंजन और मनोज ठाकुर के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।